हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री टॉपिक्स को। ठीक है, केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसमें कि छोटे छोटे मगर मोटी बात जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम्स, बीपीएससी टीआरई 4 एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लेकर आया है इस डिस्कशन में। चलिए आगे चलते हैं। हम पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक, रसायन शास्त्र के बारे में हम जानते हैं। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक संरचना मतलब स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि रसायन शास्त्र के जो जनक है किसे बोलते हैं, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इसे हम बोलते हैं एंटोनी लेवोजियर को बोलते हैं। एंटोनी लेवोजियर को हम क्या बोलते हैं, रसायन शास्त्र के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाले मिट्टी कैमी से हुई है। कैमी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है काला होता है। रसायन विज्ञान का जन्म मिस्र में हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रसायन विज्ञान का जन्म जो होता है मिस्र में होता है। अध्ययन की सुविधा के अनुसार केमिस्ट्री को 3 पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट है भाई? ये एक तो भौतिक फिजिकल भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि भौतिक रसायन क्या होते हैं। इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचनाओं को उसकी रासायनिक संरचनाओं के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त इन शाखा में रासायनिक अभिक्रिया के दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों आदि का भी अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन मतलब कि जैसे कि जल हुआ, जल कैसे बना, 2 अणु ऑक्सीजन के और 1 अणु हाइड्रोजन से मिल के बनने हैं, इसके ये भौतिक रसायन हो गए। कार्बनिक रसायन जो केमिकल कंपाउंड्स जो मिल के बनाए जाते हैं, जैसे कि CaO प्लस ऑक्सीजन के साथ जल के साथ H2 के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनता है, कार्बो कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है ना, तो वो रासायनिक कंपाउंड्स हो गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उसके आपसी या अन्य तत्वों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, फूड एडिक्टिविटीज, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये जो होता है किसके हो गए, कार्बनिक रसायन के हो गए। अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बन यौगिक तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि जितने भी धातु आते हैं, खनिज आते हैं, सेल आते हैं, ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व आते हैं, ये सब अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। पदार्थ इसे बोलते हैं सब्सटेंस और मैटर। वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसका भार हो उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, पानी, गैस, ये जितने हैं ये सब पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब पदार्थों का वर्गीकरण 2 तरह के होते हैं। एक भौतिक वर्गीकरण किया गया, एक रासायनिक वर्गीकरण किया गया है। भौतिक वर्गीकरण में ठोस आता है, द्रव आता है, गैस आता है। अब रासायनिक वर्गीकरण में 2 होते हैं। शुद्ध पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण मिश्रण का कर दिया गया है। शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है और यौगिक आता है, मतलब एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। तत्व के अंतर्गत धातु आता है, अधातु आता है, उपधातु आता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड आते हैं। ठीक है, और इसमें कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक आ जाते हैं। मिश्रण में समांगी आते हैं, विषमांगी आते हैं। भौतिक वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जैसे ठोस ये हो गया, द्रव, गैस के बारे में। ठोस, इसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे पत्थर, कोयला, इसमें आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। द्रव, इसके आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात इसे जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेता है। इसमें क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि पानी, दूध, तेल इत्यादि। गैस, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है, दोनों परिवर्तनशील होते हैं। जैसे कोल गैस, मार्स गैस, CH4 जिसे मार्स गैस बोलते हैं, या मीथेन गैस भी बोलते हैं इसे हम। ये सब, इसमें जो आकार भी निश्चित नहीं होता है और इसके आयतन भी निश्चित नहीं होता है। एक बार हम देखते हैं बढ़ते क्रम कौन कौन से, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस किस चीज़ में ज़्यादा होता है, किस चीज़ में कम होता है, ये हम देखेंगे। जैसे गतिज ऊर्जा, मतलब ऊर्जा किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे पहले ये क्या करते हैं कि इनकी जो ऊर्जा अंतिम कक्षा जो होती है ना, उसमें ऊर्जा अधिक होती है। द्रव में उसके बाद होती है इन ठोस में। घनत्व तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस का होता है, द्रव का होता है, गैस का होता है। अंतर आणविक स्थान किसका होता है, सबसे
ज़्यादा किसका होता है, अंतर आणविक स्थान किसका सबसे ज़्यादा होता है, बल तो ठोस का होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन स्थान सबसे खाली किसका होता है, गैस का होता है, उसको द्रव का, उसको ठोस का। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी किस में सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में, द्रव में, देन गैस में होता है, ठीक है। ससंजक बल ठोस में होता है सबसे ज़्यादा, द्रव में, उसके बाद गैस में। विसरण डिफ्यूजन किस में सबसे ज़्यादा है, गैस में होता है, द्रव में होता है, देन ठोस में होता है। संपीड़न गैस में, द्रव में, ठोस में। पदार्थ का वह गुण जिससे पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर होने वाले प्रहार का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं, ठीक है, दृढ़ता बोलते हैं। ठोस, द्रव, गैस को अलावा प्लाज्मा की दो अवस्था होती, मतलब पदार्थ की दो और अवस्था होती है, एक प्लाज्मा अवस्था होती है, एक बोस-आइंस्टीन। प्लाज्मा अवस्था जो होती है ना, वो आयन के कारण होती है। प्लाज्मा का एक निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूक ने किया था। किसने किया था, सर विलियम क्रूक द्वारा 1869 में की गई थी। लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविन लेंगुअर ने दिया था। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। सूर्य और तारों में ऊष्मा ऊर्जा जो होता है प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है, ठीक है। बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे हम केमिकल फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे बोलते हैं, यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि रिवर्सिबल, मतलब चेंज भी हो सकता है, फिर अपने पूर्ण अवस्था में भी आ सकता है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, परंतु रासायनिक गुण समान रहते हैं। इसमें यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है तुम्हारा। इसमें क्या होता है कि रासायनिक गुण सामान्य होते हैं उसके, ठीक है, रासायनिक गुण इसमें क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, इसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है जो अपने मूल पदार्थों के रासायनिक और भौतिक गुणों से भिन्न होता है। यह अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं आता, ये रासायनिक प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एक बार देख लेते हैं। CO2 से सूखी बर्फ बनना, CO2 से जो सूखी बर्फ बनना, ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का पिघलना, जलना नहीं, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। पानी से बर्फ बनना, पानी से वाष्प बनना, चीनी या नमक का पानी में मिश्रण होता है। शुद्ध बर्फ का सब्लिमेशन, जिसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन। कपूर का जलना, रेत का पानी में विलय, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघट्य, लोहे का चुंबकीकरण। इसमें देखिए रासायनिक में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में मक्खन का खट्टा होना, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना, लोहे का जंग लगना जिसे ऑक्सीकरण बोलते हैं, दूध का दही बनना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, प्लेटिनम तार का जलना, पदार्थों का किण्वन हो गया तुम्हारा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये सब रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है कि जो अपनी पूर्व अवस्था से चेंज होकर नई अवस्था बनाता है, फिर वो अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं जा सकता है, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जो कि अपने पूर्व अवस्था से नई अवस्था बदलता है, फिर अपने नए अवस्था से पूर्ण अवस्था में चला जाता है, वो तुम्हारा भौतिक परिवर्तन होता है। ये इंपॉर्टेंट से रासायनिक परिवर्तन और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट, लोहे में जंग लगना कैसे होता है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है। लोहे में जो जंग लगता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और नमी के प्रेजेंस में लगता है। लोहे पर जंग लगने के ऊपर उसका भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगता है ना, तो उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसकी आयु घट जाती है। लोहे पर जंग से बचाने के लिए उसमें जस्तीकरण का लेपन किया जाता है, यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहलाती है, ठीक है। पेंट भी लगाते हैं उस पर हम, ठीक है ना, तो मतलब जस्तीकरण भी करते हैं, जस्ता का लेप लगाते हैं और उसे पेंट भी करते हैं। लकड़ी के कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए इसमें जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। लकड़ी जो होता है ना, उसमें क्या बहुत टाइम के बाद उसमें क्या कीड़े लग जाते हैं, उसको बचाने के लिए, लकड़ी ज़्यादा दिन तक चल सके उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। जिंक ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं। जस्ते की कमी से धान में खैरा रोग होता है। जस्ते की कमी से क्या होता है, धान में खैरा रोग होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को मुख्यतः 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तत्व
यौगिक कंपाउंड, शुद्ध पदार्थ यौगिक होता है, शुद्ध पदार्थ मिश्रण जो होता है ना अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तत्व होते हैं, यौगिक होते हैं। तत्व किसे बोलते हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़ कर किसी अन्य पदार्थों में परिणत नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। तत्व जो होता है ना उससे सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें से 92 प्राकृतिक में पाए जाते हैं। खोजी के अंतिम तत्व जो होता है ना अनुसेप्टियम होता है। कौन होता है भाई? अनुसेप्टियम होता है। अनुसेप्टियम जो होता है ना सबसे लेटेस्ट तत्व हो गई, ठीक है। एक बार हम अलग से पीरियोडिक टेबल ये 118 तत्वों को याद कैसे किया था उसके बारे में हम लेकर आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद हो जाएंगे। हमें पता है कि 92 जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। खोजे गए में जो अंतिम तत्व होता है ना अनुसेप्टिंग होता है। तत्व जो होता है ना धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, ठीक है ना। धातु जो होता है ना एस ब्लॉक में एस और डी ब्लॉक में धातु, एस डी और पी ब्लॉक में धातु पाए जाते हैं। उपधातु जो होता है ना वो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं पी ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जिसमें कि धातु भी पाया जाता है, उपधातु भी पाया जाता है और तुम्हारा अधातु भी पाया जाता है। जैसे कि अब भूपट्टी में तत्वों के क्रम क्या क्या है? सबसे ज़्यादा भूपट्टी में क्या मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन के बाद क्या मिलता है तुम्हारा? उसके बाद ऑक्सीजन के बाद तुम्हारा सिलिकॉन मिलता है, उसके बाद एल्युमिनियम, देन आयरन तुम्हारा मिलता है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, एल्युमिनियम और आयरन क्या है? धातु है। भूपट्टी पर धातु के क्रम क्या क्या है? कैसे कैसे भूपट्टी में धातु मिले जाते हैं? ये तो हमें क्या मिला है धातु भूपट्टी में तत्वों के क्रम पता है क्या क्या तत्व मिलते हैं, लेकिन अब हम धातुओं में आते हैं। क्या क्या ये जो धातु है ना एल्युमिनियम और आयरन, इस धातु में आते हैं। तो भूपट्टी में सबसे पहले क्या मिला? एल्युमिनियम मिला है, उसके बाद आयरन मिला है, उसके बाद कैल्शियम मिला है, उसके बाद सोडियम मिला है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम मिला है भूपट्टी में, आयरन मिला है, कैल्शियम मिला है, सोडियम मिला है। अब देखते हैं एल्युमिनियम कितना मिला है? 8.1%। आयरन कितना मिला है? 5%। उस कैल्शियम कितना मिला है? 3.5%। सोडियम कितना मिला है? 3%। और अदर्स हैं। तत्वों के कौन कौन से मिले अगर एक बार देखा जाए तो तत्व कौन कौन से मिले हैं? तो तुम्हें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मिला जो कि 46%, सिलिकॉन 28% मिला है, उसके बाद एल्युमिनियम मिला जो कि 8.1%, देन आयरन कितना मिला? 5% मिला है। अब भूपट्टी में धातु का क्रम देख लेते हैं तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिला है, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद तुम्हारा सोडियम है। अब देखो मानव शरीर में तत्वों का क्रम देख लेते हैं। मानव शरीर में तत्वों का क्रम ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद कैल्शियम है। ये धातु हो गई, ये अधातु हो गई। अधातु मिली है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। यौगिक जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसके गुण विद्यमान नहीं होते। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। अणुओं के प्रकार होमोमोलिकुलर्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, हेट्रोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणु के संयोग से बने होते हैं सम अणु कहलाते हैं। सभी तत्वों के अणु सम अणु कहलाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं 2 अणु से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन 2 अणु से मिलकर बने होते हैं, क्लोरीन भी 2 अणु से मिले, इसे हम क्या बोलते हैं? होमोमोलिकुलर्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स बोलते हैं, सम अणु अथवा तत्व के अणु बोलते हैं, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु। ऐसे अणु जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोग से निर्मित होते हैं उसे विषम अणु बोलते हैं। जैसे कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड CO कार्बन ऑक्सीजन हो गए। हम एटोमिसिटी आते हैं, एक बार देख लेते हैं। परमाणुकता किसे बोलते हैं? किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की कितनी संख्या होती है उसे हम एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं आर्गन। आर्गन के एक अणु में परमाणु की संख्या 1 होती है, एकल परमाणु होते हैं। हीलियम जो होता है एकल परमाणु होता है। आयरन जो होता है Fe एकल परमाणु। हाइड्रोजन H2 जो होता है द्विपरमाणुक होते हैं। क्लोरीन Cl2 2 परमाणुक होते हैं। जल H2O तो 3 परमाणु से होता है, 1 ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के। अमोनिया
NH3 होता है ना, तो हाइड्रोजन के 3 और नाइट्रोजन के 1, चतुर्थ हो गया। सल्फर 8 परमाणु से बहु परमाणुकी से बोलते हैं। मानव शरीर में उपस्थित यौगिक के क्रम सबसे ज़्यादा H2O जल होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद वसा होता है जिसे हम फैट बोलते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है। H2O जल, जल की प्रकृति में सामान्य गुण देखते हैं। यह यौगिक होता है जल। परमाणु के अनुपात इसमें क्या होते हैं, 2:1 होता है। परमाणु के भार वो इसमें क्या होता है, 1:8 में होता है। परमाणु की संख्या 3, तत्वों की संख्या 2 होती है। इसका क्वथनांक जो होता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक होता है, या 373 केल्विन या 80 रीमर्स और 212 फ़ारेनहाइट। हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 0 रोमर्स और 32 फ़ारेनहाइट पे होता है तुम्हारा। मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण बोलते हैं। मिश्रण के उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होते हैं। मिश्रण में जो उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद है, लेकिन यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं होता है। मिश्रण की संरचना तय नहीं होती है। हवा, बारूद, चीनी, पानी का मिश्रण, ये सब मिश्रण के प्रकार हो गए। सभी मिश्र धातु मिश्रण है, जैसे पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि मिश्रण होते हैं। मिश्रण के प्रकार समांगी भी होते हैं और विषमांगी में होता है। समांगी, जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों को मिश्रण भी समांगी होता है, जैसे चीनी का नमक में विलयन, अल्कोहल का जल में विलयन, सभी समांगी मिश्रण विलयन हो कहलाते हैं। विषमांगी, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे रेत का जल का मिश्रण, पेट्रोल का जल का मिश्रण, दूध। विषमांगी मिश्रण को कीप या फनल से अलग किया जाता है। विषमांगी मिश्रण को कीप या फलन से अलग किया जाता है। अधिकांश मिश्रण विषमांगी होते हैं। विलयन का अधिकांश मिश्र धातु समांगी होते हैं। तत्व, अकेले सूत्र में जैसे कि सिंगल, एकल परमाणुिक हो गया FeNiA, यौगिक एक या एक से अधिक पर सूत्र होता है CO2H2O। मिश्रण कोई भी सूत्र नहीं होता, शरबत और वायु में। मिश्रण अलग करने की विधि कौन कौन सी है? एक तो तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन, जैसे रवाकरण। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। किसी विलयन को धीरे धीरे ठंडा करके ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस विधि द्वारा ठोस अकार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के अवयवों या संगठनों को पृथक किया जाता है। आसवन, डिस्टिलेशन, किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया को आसवन बोलते हैं। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। समुद्री जल का भी शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा होता है। किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की प्रक्रम को आसवन कहते हैं। समुद्री जल का भी शुद्धिकरण इस विधि के द्वारा होता है। आसुत जल इसी क्रम में तैयार किया जाता है। डिस्टिलेशन क्या होता है? किसी द्रव को वाष्पीकृत करके पुनः ठंडा करने की प्रक्रिया को हम आसवन कहते हैं। समुद्री जल को शुद्धिकरण जो किया जाता है ना, डिस्टिलेशन विधि के द्वारा ही किया जाता है। आसुत जल का भी करते हैं परभाजी आसवन, जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें संघटक के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है उसका पृथक्करण करके परभाजी आसवन के द्वारा प्रयोग करते हैं। जैसे भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक, जैसे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये जो होता है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। समुद्री जल का शुद्धिकरण करते हैं, डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं, आसवन के द्वारा करते हैं। लेकिन पेट्रोलियम के संघटक जैसे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया और पेट्रोल, ये सबको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग करते हैं। भाप आसवन किसे बोलते हैं? स्ट्रीम डिस्टिलेशन किसे बोलते हैं? इस विधि में उस कार्बनिक पदार्थों को शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलय होते हैं, जिसमें जल में घुल नहीं सकते हैं, जैसे परंतु गर्म करने पर वाष्पीकृत हो जाता है, प्रायः उसे क्वथनांक अपघटित होते हैं। जैसे मेथिल अल्कोहल, एसीटोन। ये एसीटोन जो होता है ना, हमारे नेल पॉलिश छुड़ाने के काम आते हैं। एथिल अल्कोहल हो गया, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, ये जो जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन ये वाष्पीकृत होते हैं। इसे हम किसके द्वारा अलग करते हैं? तुम्हारे ये स्ट्रीम डिस्टिलेशन के द्वारा करते हैं। निस्पंदन, फिल्ट्रेशन। निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण क्रिया है जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थों और तरल पदार्थों को मिश्रण को अलग करता है। उदाहरण,
खनन में कीमती धातुओं को निकालने के लिए हम निस्पंदन फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। विलवनीकरण वह प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों का अलग करने की मीठे पानी में बदला जाता है। एक ही क्या होता है, नमकीन पानी से मीठे पानी में बदला जाता है, DEA से डिसेलिनेशन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन्स घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैस में मिलना विसरण कहलाता है। घनत्व में अंतर रहने के कारण गैसों का गैसों में मिलना ही विसरण कहलाता है। तापमान के बढ़ने से विसरण का गुण बढ़ता है। विसरण के गुण के कारण ही गर्म खाने का सुगंध पूरे कमरे में फैल जाता है। इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना, मलमूत्र की दुर्गंध नाकों तक पहुंचना, ये किसके कारण होता है, तुम्हारा विसरण डिफ्यूजन के कारण ही होता है। घनत्व में अंतर के कारण गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। गैसों का गैसों में मिलना विसरण कहलाता है। गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाना, इत्र की बोतल को सुगंध का फैलना, ये सब क्या होता है, डिफ्यूजन के कारण होते हैं। ओस्मोसिस, इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल में गति करते हैं, ओस्मोसिस कहलाता है। उदाहरण, किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना, अंगूर को नमक या चीनी के गढ़े घोल में डालकर अंगूर का पिचकना, ये सब क्या होता है, ओस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस किसे बोलते हैं, अणु का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस, इसमें विलाय का अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल में गति करता है, ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, अधिक सांद्रता वाले अणु से कम सांद्रता वाले में किया जाता है, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, ठोस द्रव गैस का ताप पे प्रभाव देख लेते हैं। देखिए, ठोस का द्रव में बदलना, मेल्टिंग पॉइंट बोला, जैसे ये ठोस हो गया, ठीक है, द्रव में बदला तो वो मेल्टिंग होता है, गलनांक बिंदु पे भी बदलता है। ठोस का ठोस, द्रव का ठोस में बदलना, द्रव जो हो गया उसे ठोस में बदलना तो फ्रीजिंग हो जाता है। गैस का सीधे ठोस में बदलना, ये ऊर्ध्वपातन बोलते हैं इसे। गैस को सीधे ठोस में बदलना, गैस का सीधे ये क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं इसे हम। द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इससे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। लेकिन गैस से द्रव में बदलना और द्रव से ठोस में बदलना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। ठोस को हम हीट करेंगे तभी तो वो द्रव में बदलेगा, और द्रव को भी हीट करेंगे तभी तो वो गैस में बदलेगा। इसमें ऊष्मा की जरूरत होती है तो ऊष्माशोषी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊर्ध्वपातन, जब किसी पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो यह पदार्थ ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाता है तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कपूर सीधे ठोस से क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। आयोडीन भी हो जाती है, गंधक सल्फर जिसे बोलते हैं, नौशादर NH4Cl हो गया, एंथ्रासिन हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, नेप्थलीन हो गया, आयोडोफोम हो गया, ये सब क्या होते हैं, ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। बेंजीन अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि किस अम्ल का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के संरक्षण में करते हैं, तो बेंजोइक अम्ल का यूज करते हैं, ठीक है। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्री घास लेमिनेरिया से क्या होता है, आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त की जाती है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि आयोडीन जो प्राप्त किया जाता है किस कवक से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया बोल सकते हैं इसे। लेमिनेरिया घास होता है जो एक तरह का कवक होता है। समुद्र के पानी से सोडियम Na प्राप्त किया जाता है। उच्च दाब और निम्न ताप के गैस का संघनित हो जाता है। उच्च दाब हाई प्रेशर और निम्न टेम्परेचर पे गैस क्या होता है, संघनित हो जाता है। भार N2 नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होता है हीलियम की अपेक्षा भार। प्रथम सबसे हल्की गैस कौन थी, हाइड्रोजन थी। द्वितीय सबसे हल्की गैस हीलियम थी। H2 हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस अधिक ज्वलनशील होता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है ना अधिक ज्वलनशील होता है तुम्हारा। वायुयान के टायरों में हीलियम भरी जाती है, गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लस हीलियम की जरूरत होती है। पानी द्रव अवस्था में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए हम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का यूज करते हैं। कम गहराई में समुद्र में जाने के लिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अधिक गहराई पर समुद्र में जाने के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम की यूज करते हैं। फुटबॉल में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए
हीलियम और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए हीलियम और नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हो और उनमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन के भरा गुब्बारा पहले संकुचित हो जाएगा। यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हो तो उनमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन का जो भरा हुआ गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। सबसे पहले संकुचित होगा और ऑक्सीजन का नहीं होगा। घरों में उपयोग में ली जाने वाली एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस द्रव अवस्था में होता है। इसमें गंध नहीं होता है, लेकिन इसमें गंध आने के लिए हम इथाइल मेरकैप्टन को मिलाया जाता है। गंध के लिए इथाइल मेरकैप्टन को मिलाया जाता है। इथाइल मेरकैप्टन सल्फर का एक यौगिक होता है तुम्हारा। अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। कोलाइडिंग फ्रिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव में गैस मिश्रण होता है। दाब भरण प्रणाली एलपीजी गैस में भरना होता है। पंप भरण प्रणाली होता है, पेट्रोल में भरना होता है। ठीक है। कोलाइडली में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस भरी जाती है जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है तुम्हारी। ठीक है। CO2 जब ऑक्सीजन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बनिक अम्ल बनाता है। गैस का द्रवण निम्न ताप और उच्च, गैस का जो होता है ना द्रवण निम्न ताप होता है और उच्च दाब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे संपन्न होती है। तुम्हारा गैस का द्रवण मतलब द्रव में कन्वर्ट करना। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम में भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने पर फट जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन सबसे कम ऊपर जाएगा, उसका हीलियम जो है ना सबसे पहले फटेगा, अधिक दूर जाएगा हाइड्रोजन को, हीलियम बीच में रहेगा तुम्हारा। स्थिर अनुपात या नियत अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्रॉस्टी ने की थी ना, नामक वैज्ञानिक जोसेफ प्रॉस्टी ने की थी। निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्रॉस्टी ने की थी। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थों के तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। जैसे CH4 कार्बन के 6 हो गए और हाइड्रोजन के तुम्हारे कितने हो गए 4। कार्बन के 12 होते हैं, 12 दूना के 24 हो गए, ये 4 हो गए, 6 चौका 24 हो गए। गुणित अनुपात का नियम किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। गुणित अनुपात का नियम किसने? जॉन डाल्टन ने दिया था। और ये निश्चित अनुपात का नियम किस दिया था? जोसेफ प्रॉस्टी ने दिया था। ठीक है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया और उत्पाद में द्रव्यमान सामान्य अवस्था में इक्विलिब्रियम में होता है ना, अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान साम्य अवस्था में होता है। इसे गुणित अनुपात बोलते हैं। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। शुद्ध पानी जो होता है ना वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है। अगर उसमें अशुद्धि मिला दें तो उसमें उसकी जो क्वथनांक हो जाएगी वो 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगी। भारी जल D2O, गुरु जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ईथर जो होता है ना वो 34 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। वर्षा जल, आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है क्योंकि कुकर के अंदर जब दाब बढ़ता है तो ताप लगभग 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में जाता है तो थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। जब कोई नाव समुद्र से नदी में आएगा तो थोड़ा नीचे चला जाएगा। बारूद की खोज रोजर बेकन ने किया था। बारूद की खोज। बारूद चारकोल, गंधक, सोरा का मिश्रण होता है। बारूद जो होता है ना चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है तुम्हारा। KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, सोरा या नाइट्रेट बोलते हैं। KNO3 जो होता है ना पोटासियम नाइट्रेट, सोरा या नाइट्रेट बोलते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर का ये सूत्र होता है। खड़िया का भी होता है, चूना पत्थर का भी होता है, संगमरमर का CaCO3 होता है। ठीक है। पारद क्विक सिल्वर द्रव धातु कहलाते हैं। पारा जो होता है ना वो द्रव अवस्था में होते हैं। क्विक सिल्वर जो होता है ये भी द्रव अवस्था में। मोती का मुख्य अवयव कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल आवरण बना होता है स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन का होता है ये। चलिए हमने अभी क्या किया कि जितने भी एक तरह का बोल सकते जो इम्पोर्टेंस थे उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है। अब हम इसमें क्या, इसमें से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसे हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस। इसमें भी नियर अबाउट कितने क्वेश्चंस हैं?
58 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी हम करेंगे। ठीक है। पहेली में एक थैली में कुछ सब्जी जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदें। पृथक्करण के निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उनके पृथक किया जाता है? तो इसमें हस्त चयन हो गया, क्योंकि ये सब जो चीज़ होती है जल्दी जल्दी बीने जा सकते हैं। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त हो जाती है? तुम्हारी मंथन विधि होती है। जैसे कि कम वसा लेने के लिए तो लस्सी को जब मारते हैं तो उससे क्या होता है कि घी निकलता है, वसा सबसे ज़्यादा निकल जाता है, तो इसीलिए मंथन विधि जरूरी है। निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग करते हैं? निस्पंदन का विधि का यूज करके हम दूध का कॉर्नफ्लेक्स दूध में कॉर्नफ्लेक्स को मिलाते हैं। डंठल के बंडलों में अनाज को अलग निम्नलिखित में कौन सी विधि के द्वारा उपयोग किया जाता है? तुम्हारा हो गया थ्रेसिंग विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। राजमा और काबुली चना हो गया, दाल का चावल हो गया, राइस फ्लेक्स मक्का हो गया तुम्हारा ये, और आलू चिप्स और बिस्कुट हो गया। राइस फ्लेक्स और मक्का हो गया, आलू चिप्स और बिस्किट हो गया तुम्हारा। आपने घर में मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का यूज करते हैं हम? इसमें करते हैं हम मंथन का तो नहीं करते हैं, निस्तारण करते हैं और तुम्हारा करते हैं निस्पंदन करते हैं। मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तन को देखिए। मोमबत्ती पिघल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती का आकार घट रहा है, पिघला हुआ मोम जम जाता है। ये तुम्हारा पिघला हुआ मोम क्या होता है? जल जाता है, और मोमबत्ती पिघल रही है। चपाती को बेलना और चपाती को सेकना, ये परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं? ये उल्टा, ये तुम्हारा उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता। जैसे चपाती बनाते हैं ना और बेलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं, कभी कभी सीधा करते हैं, तो मतलब एक ही तरह से किया जा सकता है। ये सब इम्पोर्टेंस है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स है। दूध के दही में बदलना, ये निम्नलिखित में कौन सा सही है? इसकी अवस्था तरल से ठोस रहती नहीं, रंग बदल जाता है नहीं, स्वाद भी बदलता है हाँ, परिवर्तन का पुनः नहीं किया जा सकता है। स्वाद तो बदल ही जाता है तुम्हारा इसमें। इसकी अवस्था तरल से ठोस हो जाती है, ये भी सही है तुम्हारी। स्वाद बदलता है, रंग नहीं बदलता तुम्हारा, और परिवर्तन में पुनः नहीं किया जा सकता है तुम्हारा। 1, 3 और 4 हो गया तुम्हारा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन के रंग में परिवर्तन है तुम्हारा, रंग में परिवर्तन नहीं है, रंग में परिवर्तन नहीं होता है। अवस्था में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ध्वनि में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन विशेषता है। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। इस स्थिति में अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाता है तुम्हारा? ये तुम्हारा रखते हैं छत पर, रखते हैं छत पर। जल चक्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है तुम्हारा ये वर्षा जल और संचय नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार की अशुद्धि से मुक्त जल देता है? तुम्हारा क्लोरीन की टिकिया मिलाना इसमें किया जाता है, आसवन किया जाता है, उबालना करते हैं, छानना। तो छान कर में उबालकर आसवन के द्वारा में इसमें अलग किया जा सकता है। खाएं 10 मिनट, खाते 10 मिनट। शुद्ध पदार्थों के निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, ये सही है तुम्हारा। और शुद्ध पदार्थों में संघटक सर्वत्र समान रहता है, मतलब सब जगह समान होते हैं, इक्विलिब्रियम। जंग लगने लगे लोहे का वजन बढ़ जाता है ना, और निम्नलिखित क्या परिवर्तन होता है? जंग लगे लोहे का जो वजन होता है बढ़ जाता है तुम्हारा। तरल में प्रवाह की अद्वितीय गुण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
केवल गैस तरल के समान व्यवहार करता है? नहीं। गैस ठोस के तरल नहीं, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। सही है। कुछ पदार्थों को उसके कणों के मध्य आकर्षण बलों में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यवस्था हो गई है? कणों के मध्य आकर्षण बलों के हिसाब से किया गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन, गैस, जल और शर्करा बढ़ते हुए क्रम। तो ऑक्सीजन जो गैस होता है, गैस, जल द्रव हो गया, ये तुम्हारा शर्करा ठोस हो गया, ठीक है। इसमें पूछ लिया है कि निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन कौन से हैं? लोह धातु का पिघलना, लोह धातु का पिघलना ये सही है। लोहे में जंग लगना ये नहीं होता है तुम्हारा, ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया तुम्हारा। एक लोहे छड़ को मोड़ना ये भी तुम्हारा है भौतिक परिवर्तन। लोह धातु का एक तार खींचना ये भी तुम्हारा है। जल का अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए Na2CO3 × 10H2O का यूज करते हैं, जैसे बुझे हुए चूने का यूज करते हैं Na2CO3 10H2O का। लोहे से बनी हुई वस्तुओं में जंग लगने के को कहते हैं, क्या बोलते हैं? संक्षारक, तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है तुम्हारा। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। सल्फर जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण, समांगी और टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है ये तुम्हारा। 2A+B, A2+B निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में ये देता है तुम्हारा? सी, ठीक है। आयोडीन एक टिक्चर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तुम्हारा ये अल्कोहल और में आयोडीन को घोला जाता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है कैसे? जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन को दो महत्वपूर्ण नींव का स्थान दिया, जिसे रासायनिक विज्ञान का नींव रखी थी? ये तुम्हारा लेवेजियर ने दिया था। एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है, ये तुम्हारा सत्य है। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों उत्पादों की संख्या असमान होती है, दोनों सही है तुम्हारा। तभी तो हम इक्विलिब्रियम करते हैं जब असमान होता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठोस पदार्थों के आकार अनिश्चित होते हैं? नहीं, गलत है, निश्चित होते हैं तुम्हारे। ये गलत, तो ये निश्चित होते हैं तो ये गलत हो गया ना, गलत ही पूछा तो गलत हो गया। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, सही है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को निम्न में से हम क्या बोलते हैं? गैस बर्फ, गीला बर्फ, सूखी बर्फ या ठोस बर्फ बोलते हैं तुम्हारा? सूखी बर्फ बोलते हैं इसे हम। निम्न में विषम की पहचान कीजिए। वायु, दूध, जल, मिश्र धातु कौन सी हो गई? जल तुम्हारी, मिश्र अलग हो गई। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस के प्रक्रिया के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? कौन चमकता है भाई? ये तुम्हारा प्लाज्मा चमकता है। निम्नलिखित में कौन निम्न नाइट्रोजन में निम्न ऑक्सीजन में से किसकी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है ऊर्ध्वपातन करता है ना। नौसादर भी होता है, NH4Cl बोलते हैं ना नौसादर को हम। कपूर हो गया। इन निम्न कौन सा धातु ठंडे पानी को शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी में शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। हाँ, लोहा हो गया, जस्ता होगा, पोटासियम होगा। पोटासियम जो होता है ना ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है। निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? विद्युत का चालन कर सकता है। सोडियम क्लोराइड। अल्कोहल तो नहीं करता है, ग्लूकोज भी नहीं करता है तुम्हारा, किरोसिन भी नहीं करता है, सोडियम क्लोराइड करता है, NaCl करता है तुम्हारा। इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना ये होता है रासायनिक परिवर्तन। CO2 का सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तारा गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण, ये सब होता है। 12 डिग्री सेल्सियस जल का भौतिक अवस्था क्या कहलाता है? ठोस ही होता है, द्रव ही होता है तुम्हारा इसमें। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? क्या उसके आयतन में कर सकते हैं, आकार में, तापमान में परिवर्तन करते हैं ना, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है उसमें। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित क्या सही है? ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं? नहीं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं तुम्हारे ये। अम्ल वर्षा जो होता है ना, SO2 और NO2 का होता है, ये D हो गया तुम्हारा। सभी अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्था खोजी जा चुकी है? 5 अवस्था।
नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान नहीं किया जा सकता है? ये अनुमान नहीं किया जा सकता ना, ये प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है तुम्हारा, ये चीज़ नहीं किया जा सकता है। अमोनिया जो होता है ना, यदि अमोनिया NH4 जो होता है ना, गैस को कपूर है तो मतलब बी ठोस हो जाता है, कपूर तो गैस है तो कपूर जो होता है ना वो ठोस है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पदार्थ को क्या स्थिर अवस्था में होता है, ये गलत है तुम्हारे, घूमते रहते हैं तुम्हारे। विज्ञान में कौन से नियम मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता है? इसकी संरचना तय होती है। सितारों के प्लाज्मा बने होते हैं, उच्च तापमान के बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 3:2 द्रव्यमान जो होता है ना तुम्हारे लगातार समानुपात होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? वाष्पीकरण की दर को कम करता है, नमी करता है, वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरित को क्या कहा जाता है? तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, इसमें हम वाष्पीकरण कहते हैं इसे हम। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? स्थिर अनुपात का दिया था तुम्हारा जोसेफ प्राउस्टी ने दिए थे, जोसेफ प्राउस्टी ने दिया था तुम्हारा, जोसेफ प्राउस्टी ने दिया था। किस तरल समान के मात्रा में ये तुम्हारा होता है? सी, वाष्पीकरण होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? बर्फ का गलन और जल का बनना, ये है तुम्हारा। द्रवित पेट्रोलियम का गैस, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तुम्हारे ये निस्दयन होता है। अनाज की भूसी चोकर को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसे हम थ्रेसिंग निष्पादन बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का स्लेट क्यों हो जाती है? सिल्वर क्लोराइड का अपघट्य सिल्वर बनने से हो जाता है तुम्हारा, ये केवल यही होगा तुम्हारा इसमें। चलिए फ्रेंड्स, हमने आज 50 से ऊपर क्वेश्चंस किया, हमने इस डिस्कशन किया। एक बार दोबारा भी इसको देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।